दोस्तों नमस्कार। आज गोरखपुर में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। ये मुलाकात क्या गुल खिलाने जा रही है, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति से क्या संबंध है और क्या इसके जरिए कोई दिल्ली को मैसेज दिया जा रहा है, आज के इस वीडियो में मैं इसकी ही पड़ताल करूंगा। कल के वीडियो में मैंने आरएसएस के मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार की चुनाव नतीजों के बाद आई टिप्पणियों के बारे में विश्लेषण किया था और मैंने ये बात सामने रखने की कोशिश की थी कि दरअसल आरएसएस की जो बयानबाजी है नरेंद्र मोदी के अहंकार को लेकर के, वो दरअसल नैरेटिव चेंज करने का एक प्रहसन है, एक नौटंकी है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है। वो थ्योरी ये है कि आरएसएस को नरेंद्र मोदी जिस तरह से किनारे लगाने की कोशिश कर रहे थे, नरेंद्र मोदी मोहन भागवत से बड़ा कद अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो राम मंदिर के उद्घाटन के समय का है, जहां उनका स्थान, उनकी चौकी थोड़ा ऊंची होती है, मोहन भागवत की थोड़ा नीचे होती है। ये जो मैसेजिंग थी, वो मैसेजिंग क्या नागपुर तक ठीक ढंग से पहुंची है। और आरएसएस जिस तरह से नितिन गडकरी की तरफदारी करते हुए दिखा, और आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के यहां जो आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, उस बीच में योगी के साथ मुलाकात ये कुछ और कह रही है। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो गुजरात लॉबी है, वो मोहन भागवत के एजेंडे पर तो काम कर रही है, लेकिन वो नियंत्रण उनके हाथ में नहीं रखना चाहती। और मोदी ने इस तरह का परसेप्शन बनाया पिछले दिनों कि वही भारतीय जनता पार्टी है असल में, और बीजेपी का कोई मायने नहीं है उनके अलावा। इस चुनाव में सबसे बड़ा जो काम हुआ कि जो अपराजेय अपनी तस्वीर बना ली थी नरेंद्र मोदी ने, वो इकोसिस्टम खत्म हुआ है। वो जिस तरह का माहौल बनाया गया था, जो साइकोलॉजी पैदा की गई थी कि अगले 50 साल तक हमको राज करना है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसे कोई हरा नहीं सकता, और इस वजह से जो भी नीतियां नरेंद्र मोदी ने लागू करनी चाहिए, जो भी फायदा पहुंचाना चाहा अंबानी और अडानी को, वो किया उन्होंने। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या नाथने की कोशिश मोहन भागवत कर रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर आकर के सिमट गई, और भी ये वो उत्तर प्रदेश है जहां से खुद नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, बनारस से। योगी आदित्यनाथ का कोई हस्तक्षेप नहीं था टिकट बांटने में, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उन्हें केवल प्रचार करना था। सारा एजेंडा, सारा टिकट वितरण, सारा मैनेजमेंट मोदी और शाह का था। यहां तक कि बहुत सारे जो नेता थे, बहुत सारे जो अलायंसेस थे, जो छोटे छोटे दल थे, उस पर भी कोई सहमति नहीं थी योगी आदित्यनाथ की। और चाहे संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या अनुप्रिया पटेल हो, उनमें भी खास करके राजभर और निषाद ये जिस तरह से योगी के सिर पर बैठने की कोशिश कर रहे थे, और शह मिला हुआ था उन्हें अमित शाह से। इस चुनाव में जहां संजय निषाद एक तरह से चुनाव हार गए, ओम प्रकाश राजभर का बेटा चुनाव हार गया, तो अब ये लोग निपट गए। अमित शाह के जरिए जो योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश हो रही थी, वो खत्म हो गई, और योगी आदित्यनाथ अब इकलौता मजबूत चेहरा बनकर के उभरे हैं। पिछले 2 साल से करीब करीब डीजीपी नहीं पूर्णकालिक हो पाया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां से जो फाइल जाती है गृह मंत्रालय,
गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चीजें दुरुस्त नहीं थी तो पूर्णकालिक डीजीपी नहीं बन पा रहा था। चीफ सेक्रेटरी तो नरेंद्र मोदी के ही मार्फत यहाँ पे हैं। कई और मिनिस्टर, चाहे उसमें अरविंद शर्मा हो या दो दो डिप्टी सीएम, उसमें ब्रजेश पाठक और दूसरे आपके केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों डिप्टी सीएम भी अमित शाह के शह पर योगी आदित्यनाथ को बार बार चुनौती दे रहे थे और योगी आदित्यनाथ बहुत कमजोर होते चले जा रहे थे। उनके पास केवल एक ठाकुर लॉबी बची थी, विधायकों की, सांसदों की, और वो लॉबी थोड़ा दूसरे पार्टियों तक भी थी। जैसे समाजवादी पार्टी के 2-3 विधायक निकल करके आए योगी के साथ। इसके अलावा एक ब्यूरोक्रेट्स की एक टीम है। इन दो के अलावा योगी आदित्यनाथ के पास और कोई लॉबी नहीं थी जिसके जरिए योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को चेक दे सकें, शह दे सकें। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में चाहे जो डेवलपमेंट के कार्यक्रम हो रहे हों, जितनी भी कंपनियां लग रही थी, उनमें योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका नहीं थी। अयोध्या में डेवलपमेंट हो, बनारस में डेवलपमेंट हो, सारी कंपनियां गुजरात की काम कर रही थी, सारे ठेके गुजरात की कंपनियों के पास जा रहे थे। लिहाजा योगी आदित्यनाथ बेहद कमजोर होते चले जा रहे थे। लेकिन इन चुनाव नतीजों ने एक तरह से योगी आदित्यनाथ को मौका दे दिया है। वो मौका केवल संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के चुनाव हारने भर से नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी के 33 सीटों पर सिमटने की वजह से नहीं है, बल्कि उसका सबसे बड़ा कारण है खुद नरेंद्र मोदी का चुनाव बहुत कम मार्जिन से जीतना। बनारस जैसे क्षेत्र जहां 10 साल से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष, एक अदना सा नेता ही आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी के सामने। अजय राय, जिनका कास्ट फैक्टर भी बहुत मजबूत नहीं था मोदी के सामने, बीजेपी के सामने, लेकिन वो अजय राय नरेंद्र मोदी को पहले 6 राउंड में पीछे करते हैं और मोदी की जीत महज 1.5 लाख वोट से होती है। जहां गोदी मीडिया पर चल रहा था कि मोदी जी इस बार 10 लाख वोटों से जीतेंगे, लेकिन ये सब धराशायी हो गया। तो खुद प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से चुनाव लड़ते हो, जहां से चुनाव लड़ते हो, उनकी ये जीत, ये बहुत छोटे मार्जिन की जीत, असल में वो पराजय है। और जब नरेंद्र मोदी की ये पराजय है तो फिर योगी आदित्यनाथ को मौका मिलना लाजमी था। जब आरएसएस भी ये चाहता हो कि मोदी प्रधानमंत्री, और खुद आरएसएस ने, मोहन भागवत ने लालकृष्ण आडवाणी को घर बिठाने के लिए नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया था। उस समय बहुत सारे लोगों ने मोहन भागवत को समझाया था कि नरेंद्र मोदी को आगे करना ठीक नहीं है, वरना आगे पछताना पड़ेगा। लेकिन मोहन भागवत के लिए सरकार बनाना जरूरी था, क्योंकि आरएसएस के लोग लंबे समय से सेवा ही कर रहे थे। मेवा का मामला था कि मेवा कब मिलेगा। तो सरकार बनाना, हिंदू राष्ट्र का सपना देखना, संविधान बदलना, ये सब उनके एजेंडे में था। तो नरेंद्र मोदी ने धारा 370 खत्म की, राम मंदिर भी बन करके तैयार हो गया, सीए एनआरसी कानून लागू हुआ और अल्पसंख्यकों को एक तरह से उनकी जगह दिखाई गई, उनकी हैसियत बताई गई। दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को लगभग खत्म कर दिया गया, क्योंकि नौकरियां ही सरकारी नहीं है तो फिर आरक्षण तो बेमानी हो ही जाएगा। ये एजेंडा तो आरएसएस का ही था, जिसे नरेंद्र मोदी तो पुराने प्रचारक हैं, उन्होंने अपने प्रचारक होने के दायित्व को निभाया। लेकिन असल में वो चाबी जो नागपुर अपने पास रखना चाहता था, वो चाबी नहीं रही। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ के जरिए मोहन भागवत कोई मैसेज देना चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को शिकस्त मिली है, उसमें अब योगी आदित्यनाथ एक मजबूर नहीं बल्कि एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उभरे। आज योगी आदित्यनाथ का कद छोटा नहीं हुआ है, बड़ा हुआ है, मजबूत हुआ है।
ऑब्वियस है कि आने वाले चुनावों में उनके हाथ में डिसीजन मेकिंग भी होगी, टिकट वितरण में भी उनकी भागीदारी होगी। तो ये जो शह मात का गेम चल रहा है, अब देखना यह है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को हटाने पर तुले हुए थे, जो संकेत दे रहे थे, वो दाव उल्टा पड़ गया है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के हाथ में वो मौका आ गया है, तो अब संजय निषाद को गायब किया जाएगा, ओम प्रकाश राजभर भी लाइन से हटेंगे और दो जो डिप्टी सीएम है, चाहे वो पाठक हों या केशव प्रसाद मौर्य हों, इनकी भी चूड़ियां टाइट की जाएंगी। योगी इनको भी चूड़ियां कसेंगे, इनका भी कद को छोटा किया जाएगा। जो शह वो वहां से पा रहे थे, ये शह अब मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि योगी खुद अपने आप में पावरफुल होकर के उत्तर प्रदेश में उभर रहे हैं। लेकिन क्या वे चुनाव भी जीत पाएंगे आने वाले वक्त में, ये एक सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मोहन भागवत गोरखपुर में डेरा डाले हुए हैं, वो एक संकेत नहीं है, सीधा संदेश है गुजरात की लॉबी को कि अगर हम नरेंद्र मोदी को खड़ा कर सकते हैं तो फिर हम उनका विकल्प भी तैयार कर सकते हैं, विकल्प को भी खड़ा कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ को क्या एक विकल्प के रूप में मोहन भागवत पेश कर रहे हैं? क्या ये एक तरह से चेक कर रहे हैं, एक शह दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को? आने वाले वक्त में इसकी तस्वीर और ज्यादा साफ होने वाली है। लेकिन अभी तो इसमें कोई दो राय नहीं, जो चीजें सामने दिख रही हैं कि मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ को आगे करके नरेंद्र मोदी से सिर्फ दो हाथ नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराना हिसाब किताब करना चाहते हैं। देखना होगा, इंतजार करना होगा कि होता है क्या। शुक्रिया।